ये मेरी एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर मेरे को वैलिडेशन ऐड करना है, तो वैलिडेशन ऐड करने के लिए यहाँ पे देखो वैलिडेशन करके सेक्शन है। वैलिडेशन सेक्शन के अंदर मेरे पास कंपेयर वैलिडेटर, कस्टम वैलिडेटर, रेंज वैलिडेटर, रिक्वायर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर और वैलिडेटर समरी, ठीक है, इतने कंट्रोल है। तो यहाँ पे मेरे को ये फील्ड कभी भी ब्लैंक नहीं रहना चाहिए, तो कौन सा वैलिडेशन कंट्रोल मेरे को यूज़ करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड फील्ड के, ऑलवेज रिक्वायर्ड हो। तो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर मेरे को इसके अंदर यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे कर्सर रखा, कर्सर रख के रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर जो है यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर देते। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर में इधर ड्रॉप किया, यहाँ पे कोड आ गया। अब मेरे को बताना है कि इसके अंदर मेरे को, इसको मैं डिज़ाइन टाइम में देखा, डिज़ाइन टाइम में ये दिखा मेरे को रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर टेक्स्ट बॉक्स के आगे। इसके लिए एक प्रॉपर्टी है कंट्रोल टू वैलिडेट, मतलब कौन से कंट्रोल को वैलिडेट करना है, तो कंट्रोल टू वैलिडेट करके प्रॉपर्टी है। कंट्रोल टू वैलिडेट किसको वैलिडेट करना है, टेक्स्ट बॉक्स वन को। अगर वैलिडेशन फेल होता है तो एरर मैसेज क्या आना चाहिए, तो आना चाहिए प्लीज़ ठीक है, प्लीज इंटर टेक्स्ट, ये आएगा। रन करो। कुछ भी मैंने जावास्क्रिप्ट को कुछ नहीं लिखा, सिर्फ कंट्रोल डाला, टेक्स्ट बॉक्स का नेम बताया, ये देखो। अब अगर मैं इसके अंदर वैल्यू लिख कर करता हूँ तो पोस्ट हो जाता है। हो गया पोस्ट, इधर से समझ में आ रहा है पोस्ट हुआ कि नहीं हुआ। ये देखो अभी मैं हुआ, रिफ्रेश ये हुआ, समझा क्या क्या बोला मैं। तो ये वैलिडेशन, तो इतने सारी फैसिलिटी मेरे को मिल रही है वेब फॉर्म के अंदर, ये सब करने के बाद भी तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, तो जो फैसिलिटी थी ना वही प्रॉब्लम बन गया। तो प्रॉब्लम की लिस्ट है यहाँ पर, तो थोड़ा सा थ्योरी में शिफ्ट हो जाता हूँ इधर। तो पहला क्या है, तो ट्रेडिशनल एमवीसी जो मतलब प्रिंसिपल के तौर पे देखेंगे, ऑन पेपर हम लोग देखेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक ईआरपी एप्लीकेशन के अंदर उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। तो एक ईआरपी एप्लीकेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम व्यू स्टेट। व्यू स्टेट अभी मैं बोला ना, हर फील्ड का व्यू स्टेट क्रिएट होगा, हर फील्ड के लिए राउंड ट्रिप करेगा। मेरे फॉर्म के ऊपर 150 फील्ड है, 150 व्यू स्टेट, 150 हिडन फील्ड, हर रिक्वेस्ट में 150 राउंड ट्रिप ऑफ, मतलब हर रिक्वेस्ट के लिए होगा ना, ये नहीं हो जो राउंड ट्रिप है। The actual mechanism of maintaining the state across the request is known as your view state. दो रिक्वेस्ट के बीच में स्टेट मैनेजमेंट जो ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। तो रिजल्ट इन द लार्ज ब्लॉक ऑफ डेटा बीइंग ट्रांसफर बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। एक ह्यूज अमाउंट का डेटा जाएगा रिक्वेस्ट के साथ और रिस्पॉन्स के साथ आएगा भी, ऑटोमेटिक तुम्हारी एप्लीकेशन स्लो हो जाएगी। सबसे पहला और बिगर ड्रॉबैक, समझ में आया क्या बोला मैं। सबसे पहला जो अभी यही क्यों लेके तो कितनी चीज बोला ना, व्यू स्टेट व्यू स्टेट व्यू स्टेट व्यू स्टेट, अब वही चीज ड्रॉबैक बन गई। व्यू स्टेट उसका एडवांटेज था, स्टेट मैनेजमेंट व्यू उसका एडवांटेज था, लेकिन वही उसका डिसएडवांटेज बन गया। सीधी एकदम सीधा जो चीज माइक्रोसॉफ्ट अचीव करने की कोशिश कर रहा था, आगे चल के पता चला वो तो पूरी तरह फेल हो गया हो। क्योंकि जब एप्लीकेशन अभी तो जितने भी वेब, पहले कैसा होता था, वेब एप्लीकेशन ऐसे ईआरपी लाइक वेब एप्लीकेशन नहीं होती, नॉर्मल वेबसाइट होती थी, तो उसके अंदर चल जाता था। पहले की वेब एप्लीकेशन में बहुत मिनिएचर फॉर्म्स होते थे, ज़्यादातर स्टैटिक टेक्स्ट होता था। अब ऐसे ऐसे फेसबुक जैसी एप्लीकेशन पहले नहीं बनती थी जो डॉटनेट के अंदर। तो पहले कैसा होता था, एक आध फीडबैक फॉर्म होता था, मेल सेंडिंग का फॉर्म होता था, कॉन्टेक्ट का फॉर्म होता था नॉर्मल, एक आध डेटा एंट्री का फॉर्म होता था बस। अभी की जो एप्लीकेशन ईआरपी एप्लीकेशन तुम देखोगे वेब में बनी हुई, तो वो पूरी जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन से भी ज़्यादा एनहेंस जो एप्लीकेशन अभी हम लोग जो बनाए, वो एप्लीकेशन तो हर फॉर्म पे डेटाबेस से इंटरेक्ट करती है। इवन उसका मेन्यू जो है वो भी डेटाबेस से जनरेट होता है, मतलब उसके जो मेन्यू आइटम, मेन्यू पेमेंट मेन्यू वगैरह, वो भी डेटाबेस से आगे जनरेट होते हैं। हर वक्त पे वो डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रही है। फील्ड जो है बहुत सारी फील्ड हिडन रहती है, मतलब हिडन बोले तो डिस्प्ले नन बोल सकता हूँ मैं उसको, जेक्वेरी में मतलब दिखती नहीं हो। जब मैं क्लिक करता हूँ तो वो शो होती है, फिर क्लिक करता हूँ फिर शो होती है, फिर क्लिक करता हूँ फिर शो होती है। तो 150 फील्ड है तो 50-50 का ग्रुप है, 30-30 का ग्रुप है, एक एक स्टेप वाइज शो होती है। लेकिन लोड तो अब मैं वेब फॉर्म में उसको कोड करूँगा तो लोड तो रहेगा उतना उतना राउंड ट्रिप तो होने ही वाली है। यूज़र को नहीं दिख रही है तो क्या होगा, समझ में आया मैं क्या बोला। तो वो चीज़ जो है, तो द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनिंग द स्टेट अक्रॉस द रिक्वेस्ट result in the large block of data being transferred between the client and server. This data can reach hundreds of kilobytes, मतलब कुछ 100 of KB, मतलब कुछ KB का हो जाता है। मतलब रिक्वेस्ट में अगर तुमने कुछ KB यानी जैसे समझ लो 4 KB 5 KB का डेटा भी एक रिक्वेस्ट में डाल दिया तो वो रिक्वेस्ट हैवी कंसिडर होती है। तो मिनिएचर रिक्वेस्ट बिट्स में, रिक्वेस्ट में जो डेटा जो होता है ना बिट्स में होता है, और तुमने
कई थाउजेंड्स बिट्स में डाल दिया, तो अभी ये तो 100 KB बोल रहा है, तो 100 KB भी ज़्यादा हो जाता है। अगर 1000 KB हुआ तो 1 MB के करीब होगा, लेकिन 0.1 MB बोल सकता हूँ जिसको मैं। 0.1 MB डेटा इन इवन मॉडर्न वेब एप्लीकेशन, मतलब नॉर्मल वेब एप्लीकेशन में भी उतना हो जाता है। इट गेट्स बैक एंड फॉर एवरी, मतलब हर एक रिक्वेस्ट के ऊपर आएगा, लीडिंग टू स्लोअर रिस्पॉन्स टाइम। तो तुम्हारा जो रिस्पॉन्स टाइम रहेगा, रिक्वेस्ट तो लेट जाएगी, रिक्वेस्ट लेट जाएगी तो तुम्हारा रिस्पॉन्स आएगा वो भी तुम्हारा लेट रहेगा, तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल पूरा के पूरा लेट हो जाता है। मतलब पूरी एप्लीकेशन बेसिकली क्या हो जाएगी, स्लो हो जाती है बिकॉज ऑफ व्हाट यू वेस्टेड। तो पहला ड्रॉबैक ये हो गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर पेज लाइफ साइकिल। अब थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर दिया यहाँ से MVC और वेब फॉर्म को। वेब फॉर्म के अंदर कैसा होता है, मैंने एक वेब फॉर्म बनाया, जैसे अभी एक बनाया था वेब फॉर्म 1, उस पर बटन जो भी लिया मैंने, वो वेब फॉर्म बनाने के बाद जब मैं उसको विजिट करता हूँ तो उसका एक पेज लाइफ साइकिल होता है। पहले इनिट कॉल होता है, पहले प्री इनिट होता है, फिर इनिट होता है, इनिट होने के बाद फिर उसके बाद रेंडर होता है, प्री रेंडर होता है, फिर रेंडर होता है, रेंडर होने के बाद फाइनल HTML बनता है, HTML जो क्लाइंट को सेंड होता है। मतलब कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं, हम लोग उसके बारे में नहीं जाएंगे कौन सा पहले होता है कौन सा बाद में होता है, वो सब हम लोग को सोचना नहीं, लेकिन कुछ इवेंट होता है। एक वेब फॉर्म अगर कॉल होता है तो कुछ इवेंट्स होते हैं उसके, वो इवेंट्स जो है वो क्या होते हैं, सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होते हैं। वो सीक्वेंशियली इवेंट एग्जीक्यूट होने के बाद एक फाइनल HTML बनता है, फिर पेज को ऑब्जेक्ट जो है डिस्पोज हो जाता है सर्वर से, वो फाइनल HTML जो है क्लाइंट को वापस वो फेंक देता है, मतलब वापस देता है क्लाइंट को कि ये लो तुम्हारा HTML, और यहाँ से वो रिक्वेस्ट खत्म कर दिया। ऐसा कुछ होता है किसके अंदर, वेब फॉर्म के अंदर। लेकिन MVC में ऐसा कुछ भी नहीं होता। MVC में हम लोग जब कोई पेज को रिक्वेस्ट करते हैं तो वो रिक्वेस्ट डायरेक्टली कंट्रोलर के पास जाती है। वो रिक्वेस्ट क्या होती है, डायरेक्टली कंट्रोलर के पास जाती है, और कंट्रोलर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रिक्वेस्ट किया, मेरे सर्वर का नेम है abc.com, abc/abc/index, ये मैंने रिक्वेस्ट किया। तो ऑटोमेटिक वो क्या सर्च करता है, ये सर्च करता है कि ABC नाम का कंट्रोलर कौन सा है, और इंडेक्स, ABC कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स नाम का एक्शन मेथड कौन सा है। तो बेसिकली इसमें कोई इवेंट नहीं फायर होता है। जो वेब फॉर्म जो होता है, वेब फॉर्म में एक प्रॉपर लाइफ साइकिल जब तक कंप्लीट नहीं होगा, तो देखो थ्योरी में क्या लिखा, द मैकेनिज्म फॉर कनेक्टिंग द क्लाइंट साइड इवेंट विद द सर्वर साइड इवेंट हैंडलर कोड। सर्वर साइड इवेंट हैंडलर कोड मतलब C# का कोड। तो C# का कोड पीछे लिखा हुआ रखा है सर्वर पे। जो तुम जावास्क्रिप्ट लिखो, जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है, तो वो क्लाइंट के पास रहेगी। C# जो है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है इन ASP.NET। C# वैसे जनरल पर्पस लैंग्वेज है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए यूज करते हैं। तो सर्वर साइड स्क्रिप्ट है तो वो मेरे सर्वर पे स्टोर रहेगी। ठीक है, जैसे ही मैं क्लाइंट साइड क्लिक करता हूँ तो क्लाइंट से जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होकर सर्वर साइड का C# को कॉल करता है, जो भी रिस्पॉन्स आता है वापस वो क्लाइंट के पास आता है। ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो द मैकेनिज्म फॉर कनेक्टिंग क्लाइंट साइड इवेंट, मतलब क्लाइंट साइड में जावास्क्रिप्ट के इवेंट, ऑन क्लिक, ऑन ब्लर, जो भी इवेंट है, मूव होगा, जो भी है वो। तो connecting client side event with server side event handler code, the part of the page life cycle can be extraordinarily completed and delegate। मतलब यहाँ पे मेन क्या होगा, जब तक का तुम्हारा पेज लाइफ साइकिल इवेंट, मतलब पेज लाइफ साइकिल में प्री इनिट, इनिट जो भी इवेंट है, वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा तुमको रिस्पॉन्स मिलने वाला है नहीं। और इसके अंदर क्या होता है, डायरेक्टली तुम्हारा कंट्रोलर और एक्शन मेथड जो होगा वो क्या हो जाएगा, मैप हो जाएगा, डायरेक्ट वो एग्जीक्यूट होगा, तुमको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो रिक्वेस्ट की लाइन अलग होती है, रिस्पॉन्स की लाइन इसके अंदर अलग होती है। कैसे होती है वो मैं बताऊंगा आगे कि क्या इस MVC के अंदर होता है और ये क्या पेज लाइफ साइकिल से अलग है। बस ये समझ लो, पेज लाइफ साइकिल इस रिक्वेस्ट के लिए जो एग्जीक्यूट होता है पूरा फुल लाइफ साइकिल, वो जो है क्या है, ड्रॉबैक बन गया। क्यों ड्रॉबैक बन गया, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक एजेक्स से एक छोटा सा पार्ट अपडेट करना है पेज का, मतलब ये मेरा पेज है, ठीक है, ये पेज एज ए परसिस्ट रहेगा, इतना पार्ट जो है सिर्फ मेरे को अपडेट करना है एजेक्स से। तो इतना पार्ट मेरे को अपडेट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, ASP.NET का एजेक्स के स्क्रिप्ट मैनेजर और बहुत सारे कंट्रोल्स है, तो अपडेट पैनल में इसको डाल के यूज़ कर लेता हूँ। जब मैं इसको यूज़ करता हूँ तो ये रिक्वेस्ट जब IS के पास जाती है, मतलब सर्वर के पास जब ये रिक्वेस्ट जाती है, तो सर्वर पे वो रिक्वेस्ट एज ए फुल पेज कंसिडर होती है। तो वो पूरा लाइफ साइकिल एग्जीक्यूट करता है। उसके लिए वो क्या करता है, पूरा लाइफ साइकिल एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद जब रिस्पॉन्स भेजेगा तो वो यहाँ पे JSON से कनेक्ट होके अपडेट हो जाता है। लेकिन सर्वर साइड क्या होता है, सर्वर साइड तो उसको वो फुल रिक्वेस्ट ही कंसिडर करता है। तो फुल रिक्वेस्ट जब सर्वर साइड उसको कंसिडर करता है तो ऑटोमेटिक तुम्हारी एप्लीकेशन स्लो डाउन होती है। अब एक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसके अंदर ही समझ लो 4-5 जगह से एजेक्स कॉल हो रहा है कंटिन्यूस, तो सर्वर पे कंटिन्यूस जो है फुल पेज रिक्वेस्ट जाती है।
मतलब फुल पेज रिफ्रेश रिक्वेस्ट इसको बोल सकता हूँ मैं। नॉर्मल HTTP रिक्वेस्ट जाती है तो वो पूरे इवेंट्स एग्जीक्यूट करता है तीनों के लिए कंटिन्यूस, तीनों के लिए इवेंट एग्जीक्यूट कर रहा है, तो सर्वर बिजी हो जाता है। यहाँ पे उसको कुछ दिखता नहीं है, समझ में आया मैं क्या बोलूं? लेकिन सर्वर बिजी हो जाता है, वो लाइफ साइकिल पूरा कंप्लीट। लेकिन MVC में कैसा होता है, MVC में रिक्वेस्ट जाती है, वही एक्शन मेथड एग्जीक्यूट होता है और JSON के फॉर्म में रिस्पॉन्स आ जाता है। तो एजेक्स की टेक्निक यूज करके वो कर नहीं सकते क्या? कौन सी एजेक्स की टेक्निक? मतलब जो जितना अपने को ये अपना अगर जितना पार्ट अपने को रिक्वायर है लेके और हाँ तो वो तो भेजेगा, लेकिन सर्वर को कैसे मालूम पड़ेगा कि ये रिक्वेस्ट एजेक्स से आई है कि ये रिक्वेस्ट नॉर्मल से आई है? वही तो सवाल है ना। यहाँ तेरे को पता चला अपडेट एजेक्स से सिर्फ ये पता चलता है कि मेरे को कितना पार्ट अपडेट करना है, जो मैं अपडेट पैनल के अंदर डालता हूँ वो मैं अपडेट पैनल से ही बोल रहा हूँ। अपडेट पैनल से जो रिक्वेस्ट जाती है वो फुल ही जाती है। हाँ पूरा 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 पेज एग्जीक्यूट हो गया था, मतलब जो भी तो रिक्वेस्ट भेजा है ना उसके लिए वो पूरी रिक्वेस्ट के लिए पेज लाइफ साइकिल पूरा एग्जीक्यूट होता है। भले से टेक्स्ट इतना सा हो लेकिन उसमें भी इनिट होगा, फिर रेंडर होगा, सब बनेगा, HTML बनेगा, फिर वापस आएगा और आगे वो अलग बात है कि आगे क्लब इधर उतने ही पार्ट में होगा, लेकिन जो लाइफ साइकिल तो होना ही है। हर रिक्वेस्ट के लिए फुल लाइफ साइकिल है। ऐसा कुछ उसमें डिफ्रेंसिएशन नहीं है कि एजेक्ट रिक्वेस्ट आई तो ये तीन ही हो इवेंट्स फायर होंगे और नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है तो सबके लिए सेम। ऐसा कुछ पड़ेगा तुम लोग कि एजेक्ट रिक्वेस्ट के लिए लाइफ साइकिल बदल गया, ऐसा तो नहीं है ना। एजेक्ट रिक्वेस्ट के लिए भी सेम लाइफ साइकिल एग्जीक्यूट करता है, समझा? तो ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, MVC में सिर्फ वही एक्शन मेथड एग्जीक्यूट होता है, लाइफ साइकिल तो है ही नहीं इसके अंदर। पेज लाइफ साइकिल फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो फंक्शन में मिनिएचर कोड होता है, वही JSON के फॉर्म में रिटर्न होता है। और मेरे ऊपर है रिटर्न क्या करना है। MVC में मैं रिटर्न टाइप सेट करता हूँ फंक्शन का। मैं JSON लिखा तो JSON, मैं XML लिखा तो XML, मैं टेक्स्ट लिखा तो टेक्स्ट, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो मैं सेट करूँगा वहाँ पे कि रिटर्न जाने वाला क्या है। बात समझ में आ रही है? तो वहाँ पर मेरे को ये एडवांटेज है, एडवांटेज ऑफ MVC ओवर वेब फॉर्म, ऐसा बोल सकते हो तुम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, फॉल्स सेंस एंड सेपरेशन ऑफ कंसर्न। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो उसने कॉम्पैक्टनेस बनाई ना, कि यानी कोड बिहाइंड फाइल, एक कोड बिहाइंड फाइल होती है जिसमें C# का कोड होता है, एक डिजाइनर का कोड होता है जिसमें SPX और HTML के कोड होते हैं, दो अलग अलग फाइल उसने बनाए। ये जो सेपरेशन था वो गलत था, मतलब एकदम नॉनसेंस बोल सकते हैं। इसने फॉल्स सेंस लिखा है, एक्चुअली वो नॉनसेंस हो गया। तो कैसा नॉनसेंस, में कोई सेंस नहीं रखता है। सेपरेशन होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, सेपरेशन ऐसा होना चाहिए कि मॉडल अलग हो, क्लाइंट प्रेजेंटेशन अलग हो, व्यू अलग हो, सॉरी कंट्रोलर अलग हो, क्लाइंट प्रेजेंटेशन अलग हो, मॉडल अलग हो, ऐसा कुछ तो सेपरेशन होना चाहिए। लेकिन उसने वैसा सेपरेशन नहीं किया, उसने सेपरेशन कुछ अलग ही तरीके से कर दिया। C# और HTML में सेपरेशन किया उसने, C# और HTML में सेपरेशन किया उसने। तो ये सेपरेशन कोई पैटर्न वाइज सेपरेशन नहीं हुआ, ये लैंग्वेज वाइज सेपरेशन किया उसने, जो कि कोई काम का नहीं है। मतलब क्या काम आएगा। तो रन टाइम में वैसे भी एक ही DLL में इंसर्ट हो जाता है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि जो मतलब जो सेपरेशन किया है उससे डेवलपर को कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों फायदा नहीं हुआ? क्योंकि वैसे भी डेवलपर तो वैसे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा है और उसके अंदर भी वो C# लिख सकता है, तो सेपरेशन करके कोई फायदा नहीं। तो फॉल्स सेंस सेपरेशन हो गया वो एकदम। उसने कोशिश किया कि मैं वेब डेवलपमेंट जैसा बना दूँ, डेस्कटॉप डेवलपमेंट जैसा बना दूँ, लेकिन उसके चक्कर में कुछ और ही हो गया। तो जो सेपरेशन हुआ गलत हुआ। जबकि इसके मतलब एज कम्पेयर टू दिस, अगर तुम MVC में देखोगे तो MVC में सेपरेशन प्रॉपर है। व्यू के लिए रेजर एक अलग चीज़ दिया उसने, मॉडल के लिए तुम्हारे पास अलग एक पूरा एंटिटी फ्रेमवर्क दे दिया, मॉडल बिल्डर दे दिया, कोई भी C# की क्लास दो। फिर कंट्रोलर के लिए तुम्हारे पास कंट्रोलर के लिए C# की क्लास दिया, उसमें एक्सटेंसिबिलिटी लिया, बहुत सारी चीज़ आएगी। अभी आगे आएगा तो मैं बहुत सारी चीज़ बताऊंगा। तो ये सब क्या है, प्रॉब्लम है। तो मतलब हर एक प्रॉब्लम को हम लोग नहीं देखेंगे, लेकिन ये नोट्स में तुमको दूंगा, एटलीस्ट उसको पढ़ो, ठीक है। लिमिटेड कंट्रोल ओवर HTML, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये जो मैं अभी तुमको बताया कि वेब फॉर्म में जो ID आती है तो फुल कंट्रोल तुमको नहीं मिलेगा HTML पे, क्योंकि तुम नॉर्मल HTML लिखते ही नहीं हो तो तुमको कहाँ से मिलेगा। वो तो खुद ब खुद जनरेट करके भेजता है, तो जब वो खुद जनरेट करेगा तो अपने हिसाब से करेगा। और MVC में हम लोग खुद HTML लिखते हैं। MVC में मैं तुमको पहले बोला कि HTML की जरूरत है, MVC में हम लोग खुद से HTML लिखते हैं। बूटस्ट्रैप, तुम बूटस्ट्रैप को कनेक्ट नहीं कर सकते वेब फॉर्म से। अगर तुम जैसे वेब फॉर्म तुम क्लासेस ऐड करते हो तो बूटस्ट्रैप की क्लास तुमको लिस्ट में नहीं मिलेगी, वहाँ पर इंटेलिजेंस में कनेक्ट करोगे रन टाइम में तुम देखोगे व्यू सोर्स हाँ यहाँ पे आना चाहिए, तो तुमने डाल दिया CSS क्लास तो वो अप्लाई हो जाएगी। बूटस्ट्रैप मतलब ऐसा नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है,
लेकिन वो थोड़ा कैसा होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है उसकी वजह से, आईडी अलग हो जाती है, मैं आईडी सेलेक्ट नहीं कर सकता, बहुत सारी चीज़ें। तो तुम्हारा जो HTML पे कंट्रोल है तुम्हारा कम हो जाता है एज कम्पेयर टू MVC। MVC में तुम्हारा HTML पे कंट्रोल ज़्यादा है। जब HTML में तुमको ज़्यादा कंट्रोल मिलता है तो ऑटोमेटिक तुमको बहुत सारी चीज़ डायरेक्ट मिल जाती है, समझ में आ रहेगा। तो लिमिटेड कंट्रोल और सर्वर कंट्रोल जो है वेंडर होता है खुद से एज HTML, लेकिन MVC में हम लोग दिखते हैं, बट नॉट नेसेसरीली द HTML यू वांट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तुमको जो HTML की जरूरत थोड़ी वही HTML देगा वो। बात नहीं समझ में आ रहा, तुम्हारा कंट्रोल, तुम अपना कंट्रोल तो खो दिए ना उसके ऑटोमेटिसिटी की वजह से। जो ऑटोमेटिक हो रहा है, जो अपने आप हो रहा है, तो अपने आप होने की वजह से तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। जो भी मैं लास्ट टाइम बताया कि अपने आप HTML जनरेट हुआ, तो जो फायदा था, जो एडवांटेजेस था, वही लिमिटेशन में कन्वर्ट हो गया बड़ी एप्लीकेशन के अंदर। अगर तुमने लूप घुमा दिया वहाँ पे तो फिर आईडी क्या जनरेट होगी? तो आईडी भी अजीब सा 1 2 3 करके एरे जनरेट होता है उसका। तुम इसके अंदर तुम आराम से jQuery से कर सकते हो MVC में, आईडी जनरेट करना हो वो सब से बहुत आसानी से हो जाता है, इवन HTML5 के अंदर भी, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारे ये लिखे एब्स्ट्रैक्शन वगैरह, तो मतलब वो कुछ डिज़ाइन पैटर्न फॉलो ही नहीं करता है, तो डिज़ाइन पैटर्न फॉलो नहीं करेगा तो सब तो बात आती ही नहीं है, और मैं अभी ये सब के ज़्यादा जाऊँगा भी नहीं। उसके बाद एक चीज़ जो है MVC में बहुत अच्छा जो मिलता है, एक तुम्हारा टेस्टेबिलिटी। MVC एप्लीकेशन के जो टेस्टेबिलिटी रहती है, मतलब जो टेस्ट केसेस हम लोग लिखते हैं एप्लीकेशन में, तो टेस्ट केसेस जो टेस्टर्स होते हैं टेस्ट केसेस आराम से लिख सकते हैं MVC एप्लीकेशन का, लेकिन वेब फॉर्म में टेस्ट करना समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये सब जो मतलब इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं जो वेब फॉर्म के अंदर है, वो सब प्रॉब्लम ओवरकम करके मार्केट में लेके आया उसने MVC। अब MVC मतलब अभी कंपनी है चल रही है, अभी तक वेब फॉर्म यूज हो रहा है, तो व्हाट इज द बेसिक फैक्टर दैट बेस्ड ऑन दैट फैक्टर अगर मैं डिसाइड करूँ मैं MVC यूज करूँ कि वेब फॉर्म यूज करूँ, तो द बेसिक फैक्टर द नेम इज नॉट क्लियर। अजाइल, अजाइल जो है, अजाइल किसको किसको पता है? अजाइल हाँ, मतलब एक टेक्निक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक टेक्निक है अजाइल। अजाइल मेथोडोलॉजी जो है, अजाइल मेथोडोलॉजी और TDD जिसको बोलते हैं टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, अजाइल और TDD ये दो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अजाइल में क्या पहले कैसा होता था, हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ते थे, पहले डॉक्यूमेंटेशन बनेगा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी, डॉक्यूमेंटेशन बनेगा, एनालिसिस होगा, डिज़ाइन होगा, फिर इम्प्लीमेंटेशन आएगा, फिर सपोर्ट होगा, ऐसा कुछ तो हम लोग पढ़ते थे। तो इसमें ना लगता था बहुत टाइम सॉफ्टवेयर बनने के लिए, तो इन्होंने क्या, हाँ पहले ऐसा फॉलो होता था, तो अभी SDLC तो फॉलो होता ही था, तो वही SDLC की बात करूँ तो वो तो ठीक था। तो पहले ना बहुत टाइम लगता था ये सब बनाने और ये करने। अभी कैसा होता है कि हर कंपनी अजाइल जाती है। अजाइल जाने का मतलब क्या होता है? अजाइल मतलब सब छोड़ो कोड करो। अजाइल का सिंपल मतलब अगर मैं एकदम इन जनरल बोलूँ, सब छोड़ो कोड करो। इतनी रिक्वायरमेंट मिली कोड करो, इतनी रिक्वायरमेंट मिली कोड करो, इतनी रिक्वायरमेंट मिली कोड करो, बाद में देखेंगे। लेकिन ये कब पॉसिबल हो पाएगा? जब तुम्हारा सिस्टम लूजली कपल्ड होगा। लूजली कपल्ड क्योंकि अभी तुमको इतनी रिक्वायरमेंट मिली, वो इतनी होगी बाद में, वो बाद में इतनी होगी, तो तुमको ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। तो वो जो चेंजेस होगा, तो योर कंपोनेंट मस्ट बी योर लूजली कपल्ड कंपोनेंट। लूजली कपल्ड कंपोनेंट मतलब चेंजिंग इन वन कंपोनेंट से मतलब दूसरा जो कंपोनेंट है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। मतलब अगर तुम एक कंपोनेंट चेंज करते हो तो जो लूजली कपल्ड कंपोनेंट होना चाहिए, दूसरे कंपोनेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो तुम लूजली कपल्ड कंपोनेंट तुम तभी क्रिएट कर सकते हो वेब डेवलपमेंट करते जब तुम MVC यूज करते हो। तो MVC जो बेटर चॉइस है अजाइल डेवलपमेंट के लिए। जब जैसे टेक्निकल आर्किटेक्ट जो होते हैं या टेक्निकल डायरेक्टर्स जो होते हैं कंपनी के, उन लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी ये न्यू प्रोजेक्ट के लिए लेके आना है। तभी हम लोग का न्यू प्रोजेक्ट आया तो बोले न्यू प्रोजेक्ट किस में करेंगे, खूब मीटिंग हुई, ये हुआ वो हुआ, बाद में बोला कि SQL डायनामिक्स के अंदर करेंगे, बस माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स के अंदर करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स जो एक CRM है, ऐसा प्लेटफॉर्म है, तो मतलब बेस्ड ऑन जो प्रोजेक्ट नेचर होता है उसके बेस पर वो लोग सेलेक्ट करते हैं। तो अभी जो प्रोजेक्ट अभी हम लोग MVC पे कर रहे हैं, इसके आने से पहले भी बहुत सारी मीटिंग हुई थी, तो उसमें जो सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर जो वेब डेवलपमेंट के लिए जिसमें अजाइल हम लोग जा सकते। प्रॉब्लम ये था कि मेरू की पूरी रिक्वायरमेंट कोई बंदे के पास नहीं थी। अभी इसको मालूम है, हमने कंपनी में काम कर, रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज कब हुआ किसको पता नहीं, और पूरी रिक्वायरमेंट किसी के पास नहीं, और सही से किसी को पता नहीं बनाना क्या है, पर इतना पता है इतना बनाना है, सबको इतना 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 पता है। तो जिसको जितना पता है वो उतना कोड किया, बाद में उसमें चेंजेस आना शुरू हो गए।
ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो। तो ये क्यों मतलब पॉसिबल हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ एजिलिटी, बिकॉज ऑफ एमवीसी। तो एमवीसी ये लोग यूज़ किए तो अलग अलग एक्शन मेथड बना दिए। जैसे कि एक पेज पे आने के लिए 3 एंट्री पॉइंट है, ठीक है, एक पेज पे आने के लिए 3 एंट्री पॉइंट है। अभी मेरे को सिर्फ एक एंट्री पॉइंट पता है, अभी फिलहाल मेरे को सिर्फ एक एंट्री पॉइंट पता है। बाद में ऐसा हो सकता है कि 3 और जगह से वही पेज पे आना पड़े, तो मैं 3 अलग अलग पेज नहीं बनाऊंगा, वही पेज को मैं कैसे भी यूज़ करूँगा। ये टेक्निक, ये डेवलपमेंट और ये मैथोडोलॉजी एमवीसी के अंदर बिल्ट इन है, जबकि वेब फॉर्म में ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं तुमको एमवीसी में बता सकता हूँ कि ये ऐसा है तो ये हो पा रहा है, अगर वेब फॉर्म में होता तो हो ही नहीं सकता। बहुत सारी चीज़ें, जब मैं बीच में जब एमवीसी पढ़ाने लगूंगा, जब सिनेरियोज आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस में उससे रिलेटेड तुमसे क्वेश्चन करूंगा, मेरे को कुछ उल्टे सीधे आंसर भी मिलेंगे। तो वो सब चीज़ जब आएगी तो तुमको खुद समझ में आएगा कि ये जो मैं एजिलिटी और टीडीडी की बात कर रहा हूँ, एजिलिटी और टीडीडी जो है बहुत मतलब अभी हर कंपनी अजाइल जाती है, हर कंपनी अजाइल। तुम कोई भी डेवलपमेंट देखोगे, बड़ी कंपनी ईआरपी बनाने, अभी ईआरपी बनाना है मेरे को, मैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग और डॉक्यूमेंटेशन बनाते बैठूंगा तो 5 महीना डॉक्यूमेंटेशन में चला जाएगा। एजिलिटी क्या है, इतनी रिक्वायरमेंट मिली, इधर कोड चालू करो, रिक्वायरमेंट गैदरिंग चालू, मतलब सब पैरेलल चल रहा है, सब पैरेलल चल रहा है। इधर से बनते जा रहा है, इधर से रिक्वायरमेंट आ रही है, आज रिक्वायरमेंट है, ये मॉड्यूल में काम चल रहा है, डायरेक्ट उसको मीटिंग बैठाया, बोल दिए बंदे को, देख जो तू बना रहा है ना, एक नई रिक्वायरमेंट उसमें आ गई, उसमें देखो ऐसा करना है, तो बनते बनते चेंज हो जाता है, बनते बनते वो फटाक से चेंज हो जाता है, ऐसा हो। तो वो चीज़ जो एजिलिटी है, एजिलिटी रिकवर करने के लिए हम लोग मोस्टली जो है एमवीसी को यूज़ करते हैं। तो ये टॉपिक में जान के कॉपी करके पेस्ट कर दिया इसके अंदर, ये नोट्स के अंदर, कि तुमको एजिलिटी पता होना चाहिए, क्योंकि जब तुम जाओगे इंटरव्यू के लिए तो लोग पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय अजाइल मेथोडोलॉजी। तो जो एजिलिटी है वो क्या है, वो ये चीज़। और एक होता है तुम्हारा टीडीडी, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। जितना तुम लिख रहे हो वो हर एक का टेस्ट केस होना चाहिए। टेस्ट केस मतलब टेस्टिंग के लिए ऑटोमेटिक टेस्टिंग, 2 टाइप की टेस्टिंग होती है ना, मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेटिक टेस्टिंग। तो जो ऑटोमेटिक टेस्टिंग होती है वो टीडीडी के थ्रू होती है, तो उसमें तो मेरे को कुछ ऐसा जाना नहीं है। वेल तुमको जो काम करना है वो ऑलवेज हो रहेगा यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? यूनिट टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, तुम्हें बोलो जरा, तुमको आ गया यूनिट टेस्टिंग का मतलब? हाँ, मतलब मैं अगर कोड करूँ तो मेरे कोड को मैं अपने से टेस्ट कर लिया, मतलब मैं एक कोड लिखा, मैं फिर इसको चेक किया कि चल रहा है कि मैं कुछ पॉसिबल वैल्यूज डाल के देखते रहूँगा, तो वो हो गई सेल्फ टेस्टिंग या यूनिट टेस्टिंग। मतलब मैं खुद अपने कोड को चेक करूँ, टेस्टर के भरोसे ना बैठो। यूनिट टेस्टिंग, तो यूनिट टेस्टिंग के लिए एमवीसी में तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ है। यूनिट टेस्टिंग तुम खुद से कर सकते हो एमवीसी के अंदर, तो यूनिट टेस्टिंग के टूल्स हैं इसके अंदर, तो वो सब है। तो एक्चुअली वो सब तो तुमको आएगा नहीं। तो यहाँ पर तुम्हारा एक चैप्टर इधर एंड हो जाता है। तो ये सब एडवांटेज था। तो अक्टूबर 2007 में माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया अपना न्यू प्रोडक्ट, जिसका नाम था एमवीसी, वेब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म पे था, जिसका नाम था ASP.NET MVC। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एमवीसी एंड ASP.NET MVC। ये भी फर्क है क्या? सिर्फ एमवीसी बोलना और ASP.NET MVC बोलना, दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। एमवीसी मैं पहले ही बोल रहा था, AngularJS भी MVC है, Node.js भी MVC है, इसके अलावा मेरे पास Struts Hibernate वो भी MVC है, एंड Hibernate वो भी MVC है, लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो ASP.NET MVC। ASP.NET MVC एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है जो वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। नॉर्मली MVC में क्या होता है, कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें कंट्रोलर बनता है, व्यू बनता है और मॉडल बनता है, लेकिन ये ASP.NET MVC में बहुत सारी चीज़ें, इसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, इसके अंदर यूनिट टेस्टिंग के टूल्स है, इसमें राउटिंग है, मतलब इसकी सेल्फ राउटिंग है, राउटिंग मतलब एक टेक्नोलॉजी है, आगे समझ में आएगा तुमको। तो वो सब के मैं थ्योरी MVC की थ्योरी पे ना जाते हुए मैं सिंपल सी ब्लैंक MVC की एप्लीकेशन क्रिएट करता हूँ, जो तुम्हारा चैप्टर 2 शुरू होगा। तो चैप्टर 2 योर फर्स्ट MVC एप्लीकेशन। अब लोगों को थोड़ा अच्छा लगेगा, बोले आप कुछ आने वाला है।